1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ यस सर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जी। आकृति अगर 2 पॉइंट आपको दे रखे हो स्पेस यस में, सर। x1 y1 और दूसरा पॉइंट है हमारा x2 y2, क्या आप डिस्टेंस पता कर सकते हो इन दोनों पॉइंट के बीच? यस सर, रूट सर रूट में आएगा सर x2 माइनस x1 हाँ प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर छोड़ा आप। हाँ यस सर, स्क्वायर। चलो इनको छोड़ दें, अब कुछ और 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। नेचुरल ओके नंबर सर। क्या होते हैं? सर नॉर्मल 1 2 3 4 5 6 ऐसे। करेक्ट। काउंटिंग नंबर जिनको बोलते हैं? यस सर। होल नंबर क्या होते हैं? सर 10 20। तो क्या 0 एक होल नंबर है? सर 0 तो मतलब एक टाइप से स्पेशल नंबर हो गया ना, वो तो किसी चीज में ही नहीं लाया करेगा। जी नहीं, नेचुरल नंबर 1 2 3 जहां से काउंटिंग होती है और होल नंबर में 0 इंक्लूड कर ली जाती है, यानी 0 ओके सर। और 1 2 3 आगे तक। इसके बाद इंटीजर सर क्या आप होते हैं? यस सर, सर आप एक बार मेरे को ये तब भी बता दीजिए, क्योंकि मैंने अभी लाइक मेरा 2 साल से तो मैथ से कोई ऐसा इंटरेक्शन है नहीं, तो मेरे को हो सकता है ना पता हो। मैं वही बता रहा हूँ क्योंकि ये हर जगह आएगा, हर एक चैप्टर में आएगा, इसलिए इसकी नॉलेज होनी चाहिए। यस सर। इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव और सर नेगेटिव। यस सर, पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब होल नंबर के सेट में हमारे पास 0 तो अवेलेबल है, पॉजिटिव नंबर भी अवेलेबल है, लेकिन नेगेटिव वाला नहीं। तो पूरा सेट हम नेगेटिव वाला भी अगर रखते तो वो बनेगा इंटीजर। इंटीजर। फिर इसके बाद ये चीज आपने पढ़ ली 7th 8th क्लास तक ही सीख लेते हैं। फिर इसमें आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आपको 8th क्लास में बताए होंगे टीचर ने, पी बाई क्यू की फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करते P by Q and Q will not be equal to 0. हैं। बिल्कुल, ये हमेशा साइड में चिपका रहता है, क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये हुआ रैशनल नंबर, लेकिन ये सिर्फ 8th क्लास तक की नॉलेज के बेस पे ठीक है। 9th क्लास में जैसे ही आप घुसे, आपने कुछ चीजें सीखी होंगी। एक टर्म आई होगी डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पे रैशनल नंबर को डिफाइन करना, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टर्म। यस सर, आया था सर, बट मेरे को ये याद नहीं आ रहा है, बट पता है कि होता है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अभी याद आएगा। टर्मिनेट का मीनिंग समझते हो? एटिमोलॉजिकल मीनिंग क्या होता सर रिपीट होना। है? रिपीट नहीं। होना नहीं, रिपीटिंग तो अलग है। रिपीटिंग या रिकरिंग भी इसको कहते हैं, ये तो एक ही है। टर्मिनेट का ओके। मतलब होता है जो खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप 5 को 2 से डिवाइड कर लो, तो डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा एक बार बताना। सर 2.5। 2.5। ये खत्म हो गया ना क्वेश्चन यहाँ पे, 2.5। तो जो खत्म हो जाए वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग। अब ओके 10 को 3 से डिवाइड करके बताओ कितना है डेसिमल एक्सपेंशन। सर ये खत्म नहीं होगा, 3.33 बार लग जाएगा ऊपर। ये दूसरी वाली कैटेगरी में आ गया। तो रैशनल नंबर की 2 पहचान है। फर्स्ट तो आप चेक करोगे टर्मिनेटिंग, सेकंड आप चेक करोगे रिपीटिंग। दोनों में से अगर एक भी होता है तो वो रैशनल की कैटेगरी में आ जाएगा, और अगर दोनों ही बातों को कोई नंबर नहीं मानता है तो वो होगा इरेशनल। अब ये इरेशनल यस के सर। कुछ एग्जांपल होने चाहिए। इरेशनल में होगा आपके जितने भी प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? सर जो मतलब सिर्फ खुद की टेबल में, मतलब खुद से ही मल्टीपल हो, मतलब 2 बिल्कुल 3 7 5। बिल्कुल। तो प्राइम नंबर के ऊपर अगर हम रूट को लगा दें तो वो सारे इरेशनल होंगे। अब ये क्या बात हुई? क्योंकि अभी तक तो डेसिमल एक्सपेंशन देख रहे थे ना हम। तो अगर आप इनका यस सर। डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हो, जो 8th क्लास में आपने चैप्टर नंबर 6 में डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग सीखा था, तो वो सारे के सारे ना तो टर्मिनेट होते और ना ही रिपीट होते।
ठीक है, तो इसलिए कंक्लूजन निकाला गया कि जितने भी प्राइम नंबर है और रूट की फॉर्म में है तो वो इरेशनल की कैटेगरी में आ जाएंगे, उनका आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और एक पाई भी इसी कैटेगरी में आता है, पाई। ओके 3.14285 ऐसे चलता जाता है, ये ना तो रिपीट होता और ना ही आपका टर्मिनेट होता। ओके सर। चलो अब सेट थ्योरी पे आ जाते हैं। इसको मैं कोशिश यस। करूंगा इसी लेक्चर में पूरे को सेट थ्योरी को निपटा दूं। ठीक है, बाकी फिर दूसरे चैप्टर्स को देखेंगे और इनके क्वेश्चन कर लेंगे। यस सर। मैं एक काम करूंगा, लास्ट में चैप्टर की पीडीएफ भी आपको दे दूंगा ताकि आप जल्दी से ओके। चीजें को कवर कर पाओ। ओके सर। देखो सबसे पहला टॉपिक है हमारा, सेट होते क्या है। सबसे पहले यही पता होना चाहिए सेट क्या है। तो एक सर छोटी सी, ग्रुप्स। बिल्कुल ग्रुप्स, और वो ग्रुप जो काउंट करे जा सके, काउंटेबल। ठीक है, अभी देखेंगे सेट क्या होता है, इज द कलेक्शन ऑफ, ये बहुत बढ़िया डेफिनेशन है इसकी, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, अब ये वेल डिफाइंड क्या है, जिनको हम अच्छे से डिफाइन कर पाए। ठीक है, अच्छे से किनको डिफाइन कर पाएंगे, आपको अगर स्टार्स काउंट करने के लिए बताए जाए स्काई में, तो वो अच्छे से डिफाइन तो होंगे नहीं, नो सर, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है। अगर इसी के अपोजिट आपसे एक आ जाए, अपनी क्लास के बच्चे बताओ कितने हैं, तो आप काउंट कर दोगे। यस सर। तो वेल डिफाइंड में सिर्फ वही आते हैं जो हम काउंट कर सकते हैं, और वही होता है सेट। अदरवाइज हम किसी भी ऐसे नंबर को सेट में नहीं रख सकते जो काउंट ना करा जा सकता। इज दैट क्लियर? यस सर। सिंबल नोटेशन क्या है, करली ब्रैकेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको एक आ जाए कि वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो आप क्या लिख दोगे इसमें, ए ई आई ओ यू। यू। तो ये इनका प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन दो टाइप का होता है, पीडीएफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ओके लेकिन यहाँ पे सर। एक्सप्लेनेशन एक बार कर देता हूँ। दो टाइप का होता है, फर्स्ट टाइप हमारी क्या होती है, टेबुलर फॉर्म, और सेकंड होती है सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म जो मैंने अभी बताया सर कि डायरेक्ट, टैब्यूलर को roster हाँ इसी को बोलते हैं ना? हाँ जी, सर रोस्टर फॉर्म इसी को बोलते हैं ना, बिल्कुल टैब्यूलर को? बिल्कुल, रोस्टर फॉर्म इसी को बोलते हैं, ये आपने पढ़ा होगा ना पहले। सर मैंने ना मतलब स्टार्ट किया था ना, तो थोड़ा थोड़ा मेरे को आइडिया है, मैंने पढ़ रखा है ये चैप्टर, खुद बिल्कुल, से पढ़ा था। ये अच्छा समझ आ जाएगा फिर। तो टेबुलर और रोस्टर एक ही चीज है, और सेट बिल्डर अलग है। ये जो ओके आपने सर। पढ़ा ये टेबुलर है, यानी अगर आपको एक आ जाए कि इवन नंबर लेस देन 10, तो 2 4 6 8 डाल दोगे तुरंत। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट लिखना, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। अब सेट बिल्डर क्या है, सेट बिल्डर में हम इशारों में बताते हैं, यानी इनडायरेक्टली बताते हैं। हाँ कैसे, यस सर, सेंटेंस यूज करके। कि सर एक्स, जैसे हाँ सर जैसे एक्स है, तो हम इसमें कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक्स इज अ वॉवल, वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। करेक्ट, तो इसका अगर हम टैबुलर फॉर्म बनाएंगे तो उसमें हो जाएगा मतलब ए ई आई ओ यू सेट रिप्रेजेंटेशन में। बिल्कुल। तो इसको कैसे लिखेंगे, अगर हम इवन नंबर का एग्जांपल लें तो x, फिर उसके सामने दो डॉट लगाएंगे, ये शो करेंगे सच दैट। तो x सच दैट यानी x कुछ इस तरीके से है कि x इज इवन नंबर लेस देन 10। ठीक है, तो बस हमने यस। लैंग्वेज में अगर लिख दें तो सेट बिल्डर, और डायरेक्ट नंबर पुट कर दें तो वो हो जाएगा टेबुलर। नेक्स्ट, इतना आप सीख चुके हो। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट। यस सर। टाइप्स ऑफ सेट में सबसे फर्स्ट टाइप आती है हमारी एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम 5 से शो करते हैं, और इसके कुछ और नाम है, नल सेट भी इसी को कहते हैं, वॉइड सेट भी इसी को कहते हैं। सर
ठीक है, इसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं और कभी भी इसको ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते, कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको कभी भी नहीं लिखा जाता। अब ओके सर। एम्प्टी सेट के बारे में और तो कुछ डिस्कशन है ही नहीं, सिर्फ इतना ही जान लो कि जिसमें कुछ भी ना हो वो उसको कहते हैं एम्प्टी सेट, क्योंकि आपको एग्जाम देना है और उसमें से 4 ऑप्शन चूज करने हैं, कोई थ्योरी तो लिखनी नहीं वहां पे, यस सर। है ना। आपको सिर्फ क्वेश्चन करने की सेंस होनी चाहिए, बाकी आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एम्प्टी सेट क्या होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, दैट्स इट। ये इसके बाद पॉइंट नंबर टाइप नंबर 2 है हमारी फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। सेट। फाइनाइट का मतलब जो निश्चित हो, जो फिक्स हो, फॉर एग्जांपल अल्फाबेट इन इंग्लिश, लेटर इन हिंदी वर्णमाला, सेट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 12th, ये सब क्या है, फाइनाइट की कैटेगरी में है। और इनफाइनाइट अगर कह दिया जाए तो इनफाइनाइट में क्या आ जाएगा, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो वो कहीं तक भी काउंट कर सकते हैं। यस सर। सेट ऑफ इवन नंबर, वो भी इनफाइनाइट तक काउंट कर सकते हैं। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच में। यस सर। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है हमारी इसको पॉइंट नंबर 3, इक्वल सेट। अब यहां से एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाते हैं इक्वल सेट कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट और नॉट। तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है जो सेट बराबर होंगे उसको इक्वल की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। यस सर। बट उनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, एलिमेंट तो वही वही होंगे बिल्कुल, बट ऑर्डर उनका आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इनको बोला सर जाएगा इक्वल। बिल्कुल इक्वल सेट। क्लियर है यहां तक? यस सर क्लियर है। टाइप नंबर 4, सिंगलटन सेट। इसके नाम से कुछ आपको साउंड आ रही है, सिंगलटन? सर सिंगल सेट जो हो। बिल्कुल, जिसमें सिर्फ एक ही नंबर हम डालें। सपोज कुछ कंडीशन है तो हमारे सेट में मान लो 2 आया, ठीक है, या ऐसा बोल दिया जाए कि x such that x is a स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो उसमें 2 भी तो डालेंगे हम, हाँ सर। तो वो हो जाएगा सिंगलटन। तो टाइप ऑफ सेट हमने कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एम्प्टी सेट, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट और सिंगलटन सेट। एंड सेट। इसके यस सर। बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सबसेट। देखो सबसेट, सबसेट का मतलब है जैसे एक पावरफुल आदमी है और एक दूसरा उसके साथ में उसका नौकर है, तो सबसेट सेट का एक नौकर समझ लो, ठीक है। मान ओके लो सर। हमने एक सेट लिया, कोई एज्यूम कर लिया ए, उसमें 1 2 3 एलिमेंट है, और बी एक सेट है जिसके पास बेचारे के बस एक ही सेट है, तो बी को कहा जाएगा सबसेट ऑफ ए। ओके। यहाँ पे 2 कंडीशन है, एक वर्ड आपने देखा होगा एनसीईआरटी में है प्रॉपर सबसेट। सब प्रॉपर और शायद नॉर्मल। जी, तो प्रॉपर सबसेट ये वाला सेट है जिसपे इक्वल का साइन ना लगा हो, अगर इसकी जगह पे ये हो जाए, ठीक है, तो वो होगा ओनली सबसेट। अब सर इन डिफरेंस दोनों क्या में है, यस सर वही। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो प्रॉपर सबसेट है उस वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता ए के, ठीक है, सर उसमें मतलब उसके बराबर समझ नहीं एलिमेंट कभी नहीं हो सकते, लेस होंगे बस, ठीक है भाई। यस सर। क्योंकि सबसेट की कहानी ये होती है कि ए अगर आपके पास कोई सेट है, इसमें आपको बहुत सारे सेट कितने बना सकते हैं, हाउ मेनी सेट, इसका फॉर्मूला है जो मैं आगे बताने वाला था अभी। अगर आपको किसी सेट के सबसेट पता करने हो तो 2 की पावर n का फॉर्मूला होता है। यस सर। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3, तो 2 की पावर 3 यानी कितना हो जाएगा 8, तो सबसेट कितने हैं 8, तो ये हो जाएगा 1।
अगर आपको कोई लिस्ट बनाने के लिए गए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सबसेट ऑफ दिस, तो क्या लिखोगे? 1 2 3, फिर 1 2 2 3, फिर 1 3 1 2 3 और 5। तो ये क्या है? इसके सबसेट है। तो आप ध्यान दो, इसमें ये तो 1 2 3 भी आ गया है ना। सर मेरा क्वेश्चन था सर, ये जैसे आपने इसमें 5 लिखा है, 5 हर किसी का सब मतलब अगर हम किसी में सेट निकाल रहे हैं तो 5 तो हर किसी का सेट होगा फिर। बिल्कुल, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके सर। ठीक है। अब देखो इसमें 1 2 3 भी आ गया और ये तो ए के बराबर ही हो गया। तो अगर सिर्फ हम 1 2 3 को उठाए ना, तो ये क्या होगा? इसका सबसेट होगा। और बाकी यस अगर सर। और किसी को चूज कर लें तो वो होगा इसका प्रॉपर सबसेट। तो ये इसमें डिफरेंस। अब सबसेट हमने पढ़ लिया। इसके बाद आता है पावर सेट। पावर सेट क्या है? पावर सेट कलेक्शन होता है सारे के सारे सबसेट का। जो भी हमने सबसेट बनाए हैं ना ये ऊपर, अगर हम इनको एक डब्बे में बंद कर दें, यानी एक सेट में इनका कलेक्शन कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3, फिर 1 2 कर दिया, फिर 2 3 कर दिया, फिर 1 3 कर दिया और 1 2 3 और 5, इन सबको हमने एक सेट में रख दिया। तो ये सेट हो जाएगा पावर सेट। यस सर, आ गया समझ। समझ आ गया। इसके बाद जो टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो है इंटरवल्स की अंडरस्टैंडिंग। अच्छा इंटरवल्स। मेरे पास एनसीईआरटी है नहीं। आपके पास एनसीईआरटी नहीं है, कोई इशू नहीं, डाउनलोड कर लेना आप, या किसी से आस पड़ोस में पुरानी लेना किसी से। ओके अगर कोई सर। ऐसा हो पास आउट हो गया हो तो उसके पास सेकंड हैंड पड़ी हो वो ले लेना, या फिर अगर लास्ट ऑप्शन तो ये है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा उसको, क्योंकि आपका आजकल वैसे ही बच्चों का फोन का या लैपटॉप का स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। सर वही डाउनलोड कर रखी है, बट सर पता है अभी मतलब मेरा तो मतलब मेरे पास बायो है तो मेरे बोर्ड्स भी हैं, तो मेरे को ऐसा अभी मैंने प्रैक्टिस वगैरह तो की नहीं है एनसीईआरटी से, तो मेरे को बस ये है कि अभी मेरे को थोड़ा कंसेप्ट पता चल जाए ताकि अगर क्वेश्चंस आए तो मैं कर लूं और एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो आ ही जाए। देख लेना अगर किसी से मिल जाए तो, क्योंकि फोन वगैरह का मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बिल्कुल भी, इसमें ज्यादा नुकसान हो जाएगा आंख आंख का और कुछ। ओके सर। ठीक है, बाकी नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, हो सके तो उसका प्रिंट निकलवा लेना। यस सर, मैं प्रिंट ले लूंगी सबका। ये भी सही रहेगा। चलो देखते हैं इंटरवल के बारे में। इंटरवल 3 टाइप के होते हैं बेसिकली। नंबर 1 है क्लोज्ड, नंबर 2 ओपन, नंबर 3 है सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। अब क्लोज्ड इंटरवल का सिंबल ये होता है, ओपन इंटरवल का ये होता है। अगर सेमी की बात करें तो आधा खुला है और आधा बंद। यहां तक क्लियर है बात? अब यस कुछ सर। एग्जांपल के थ्रू उसको समझ लेते हैं। मान लो आपको ये दो नंबर दे रखे हैं 1 और 2, ये क्लोज्ड ब्रैकेट में है। तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि इसके अंदर वो सारे नंबर हैं। यानी इसको सेट बिल्डर में कैसे शो करेंगे कि x सच दैट x इस तरीके से होगा कि वो 1 से बड़ा होगा, क्योंकि 1 और 2 के बीच में 1 से बड़ा होगा, और 2 से छोटा होगा। और क्योंकि ये क्लोज्ड ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब इक्वल्स टू का सिंबल भी लगेगा। यानी वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, उसके बीच दुनिया भर के जितने भी नंबर है वो सारे हो सकते हैं। ओके सर। अब डिफरेंस क्या आएगा? अगर ओपन की बात करूं तो ओपन का मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं 1 2 को ले लेता हूं, तो इसमें आ जाएगा x सच दैट 1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 2 और x बिलोंग्स टू r। यानी वो 1 नहीं हो सकता, 1 से बड़ा और 2 से छोटा स्ट्रिक्टली कहा गया। ओके अब सर। सेमी ओपन सेमी क्लोज को देखो, इसमें क्या होगा? सर
हाँ क्लोज्ड जी वाले में सर मतलब क्लोज्ड वाले में जो वैल्यूज दे रखी है उनको इंक्लूड करेंगे एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ ओके एक्सक्लूड सर। करेंगे। ओके सर। सेमी ओपन सेमी क्लोज में देखो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 1, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है, ये इक्वल्स टू का साइन जरूर लेके आएगा साथ में, ऐसे लिखेंगे। और क्या लिख सकते हैं, 1 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। इसके लिए यस सर। हमने इंटरवल पढ़ लिया, टाइप्स पढ़ लिया, सब कुछ यहाँ तक। अब इसके आगे देखते यस सर। हैं। इस पेज के दो हिस्से बनाते हैं, और एक तरफ होगा यूनियन, एक तरफ होगा इंटरसेक्शन। ये लास्ट टॉपिक है भाई इसका, यूनियन और इंटरसेक्शन। ओके सर। यूनियन का मतलब है जोड़ना, और इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन लेना। ओके सर। अब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे यूनियन में 1 और 2 लिया हमने, और यहाँ पे लिया 2 3। दोनों के यूनियन का मतलब है A यूनियन B इज इक्वल्स टू 1 2 यूनियन 2 3। यानी एक ऐसा सेटअप बनाओ जिसमें सब ये दोनों सेट आ जाए, तो वो क्या होगा, 1 2 3। ध्यान रखना, सेट में कभी भी कोई भी नंबर रिपीट होके नहीं लिखा जाता। ओके सर। जैसे यहाँ 2 2 बार आ गया था ना, एक 2 ये एक 2 ये, कि 2 2 लिख दो, ऐसा कभी नहीं होता। ओके सर। अब अगर इसी का मेरे को इंटरसेक्शन करना हो, तो A इंटरसेक्शन B करना हो, तो क्या लिखेंगे, 1 2 इंटरसेक्शन 2 3। तो इंटरसेक्शन करके क्या आ गया, दोनों में 2 कॉमन है। तो ये अंडरस्टैंडिंग हुई हमारी इंटरसेक्शन की और यूनियन की। यस सर। अब इसको हम वेन डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है, इसको बनाते हैं। ठीक है भाई, ये हमारा एक रेक्टेंगल हुआ, और ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ऊपर मुझे एक सेट बताना था आपको, यूनिवर्सल सेट, आप ऐड कर लेना नोट्स में, वैसे मिल जाएगा आपको। ओके यूनिवर्सल सेट सर। वो होता है जो जितने भी दुनिया के सेट है ना, सारे उससे छोटे हैं, यानी सारे उसके सबसेट हैं। ओके सर। अब हम इसको समझते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम के थ्रू। हम ए और बी की बात अब तक कर रहे हैं, तो ए को हम एक सर्कल से और बी को दूसरे सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ए में एक एलिमेंट है 1, एक 2, और बी में भी है 2 3। तो 2 को हमने कॉमन लिया, ये इस तरीके से शो करा कि दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट हो जाए। ठीक है भाई, तो ये क्या शो कर रहा है, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, सर। ए इंटरसेक्शन बी को शो कर रहा सब। है, ये कॉमन वाला पार्ट। हाँ ओके सर। ठीक, और ये जो सारा इसमें सब कुछ इंक्लूड हो गया, यानी जितना भी एरिया इसने अब तक कवर करा है, ये पूरा जो रीजन है वो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके सर। ठीक, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है और काम खत्म। देखो, इधर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, इधर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। तो यूनियन में चलते हैं पहले। आप अगर एक सेट कोई लो और उसी का ही उसके साथ में यूनियन कर दो, तो ऑब्वियसली ए ही आएगा। कॉमन सेंस की बात है बस। ओके सर। दूसरा, अगर आप ए एक सेट लेते हो और उसका यूनियन करा देते हो यूनिवर्सल सेट के साथ में, मतलब यूनिवर्सल सेट ऐसा मान लो जैसे धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, बहुत पैसे वाले लोग हैं, ठीक है, और उसे अगर कोई 10 रुपए देगा, तो कोई फर्क थोड़ा ही पड़ेगा, वो तो यूनियन ही रहेगा ना, यूनिवर्सल ही रहेगा। यस। तो ये हो गया। तीसरी बात, अगर ए का बी के साथ में यूनियन करते हैं और बी का ए के साथ में यूनियन करते हैं, तो बराबर ही तो आएगा ना। 2 को 3 में प्लस करो या 3 को 2 में प्लस करो, एक ही बात है। ओके सर। इसके बाद इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इस पे आप कुछ सेट मान के कर सकते हो, अगर आपको प्रूफ करना है तो ए की जगह 1 2, बी की जगह 3 2, ऐसे कुछ सेट मान के कर लो।
और ये प्रूफ हो जाएगा। ओके सर। जैसे आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा ना एसोसिएटिव यस प्रॉपर्टी, यस सर। ये वाली, बस यही है और कुछ नहीं। हाँ फिफ्थ, ओके सर। फिफ्थ में क्या है कि अगर ए का फाई के साथ में क्या करो, यूनियन कर दो, तो बताओ क्या आएगा। सर ए ही आएगा। यही आएगा, क्योंकि फाई के पास कुछ है थोड़ा ही, यस सर, एम्प्टी है वो तो। एम्प्टी है। अच्छा ये बताओ, अगर कुछ कॉमन लिया जाए तो क्या आएगा। अब इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज बताऊंगा इसी बेस। सर इसमें अगर हम कॉमन लेंगे तो फाई आएगा ना, सर इसमें फाई आएगा। बिल्कुल यस सर, क्योंकि फाई तो सभी में लाई कर। सभी में लाई करेगा, बहुत सही बात है। अब इसकी क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, बिल्कुल सेम ऐसे ही। ठीक बात है। अब इसके बाद यस सर। थर्ड वाला, सर थर्ड भी सेम ही होगा। ये भी सेम होगा। फिर इसके बाद सेकंड वाला, बताओ उसमें क्या लिखेंगे। सर कॉमन लेंगे इसमें तो शायद इसमें सर ए। ए आएगा इसमें, ठीक है भाई। फर्स्ट, यस। अगर ए का ए के साथ में इंटरसेक्शन करें तो ए ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है भाई, यस सर। ये हमने पढ़ लिया यूनियन इंटरसेक्शन। इसके बाद एक दो छोटे से टॉपिक बचे हुए हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है। डिसजॉइंट सेट। ओके सर। नाम से क्या पता चल रहा है, डिस का मतलब जो जिनके बीच में कनेक्शन ना हो, जॉइंट ना हो, कुछ कनेक्शन ही ना हो। यानी कनेक्शन ही ना यस हो सर। का क्या मतलब है कि ए इंटरसेक्शन भी फाई के बराबर हो। ठीक है, उनके बीच में सर कॉमन। ये नहीं समझ में आया आपने, ए इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर हो, ये नहीं समझ आया। अभी आएगा। ए क्या है, 1 2 3 4 सपोज, और बी है हमारा 5 6। तो इनके बीच में क्या है, कुछ कॉमन है इनके बीच में, नो सर। तो इसको लिखेंगे फाई। तो जिसमें भी ए इंटरसेक्शन भी फाई आ जाए, वो वाले सेट क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। डिसजॉइंट। ओके। उसके बाद डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। जैसे हम डिफरेंस करते ही है कि 3 - 2 = 1। ठीक है, ये एक्चुअली था यस क्या, सर। जब हमें छोटी क्लास में पढ़ाया गया था केजी में, तो क्या चीजें बताई गई थी कि 1 2 3, फिर 1 2, इसमें से क्या करो, दो डंडे काट दो, ये 1 2 1 2, तो कितना बचा 1। ऐसे तो सिखाते हैं छोटे बच्चों को। तो हाँ यस सर। वही ये सेट के साथ में होगा कार्यक्रम, डिफरेंस ऑफ सेट में। एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे a - b हमें फाइंड करना है, और आपके पास एक सेट है a, वो है 1 2 3 4 5 6, और b एक सेट है 5 6। आपको a - b करना है, तो क्या करेंगे, इसका मतलब है कि a में से b के एलिमेंट को उड़ा दोगे आप, तो क्या बच जाएगा, 1 1 2 2 3 3। 4। ठीक है, यस क्लियर सर। है। बस ये हो गया डिफरेंस ऑफ सेट। एक और छोटा सा टॉपिक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसको ए डैश से शो करते हैं हम, ए डैश। ये सिंबल है कॉम्प्लीमेंट का। होता क्या है ए ये, डैश। ओके। अगर आपको ए डैश फाइंड करना है तो यूनिवर्सल सेट में से उस ए सेट को माइनस करना पड़ेगा। आपको दे के रखेगा कि ये ए सेट है और ये यूनिवर्सल सेट है, बताओ इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है। ठीक है, माइनस कर देना। ओके। माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट में से, और इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी है, ए कॉम्प्लीमेंट,
और ए का ऊपर बार लगा देते हैं, तो इसको देख के डरना नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट। ओके सर। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर ए का ए के साथ में कॉम्प्लीमेंट करें तो वो यूनियन के बराबर आएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड है कि अगर उसका इसके साथ में इंटरसेक्शन करें तो फाई आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है अगर ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन फाई के साथ में करें तो ए कॉम्प्लीमेंट ही आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है अगर ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करे फाई के साथ में तब फाई आएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी है अगर आप यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करते हो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा, तो यूनिवर्सल सेट क्या है, बहुत अमीर है, उसका उल्टा गरीब हो जाएगा, यानी कि फाई। फाई का ओके कॉम्प्लीमेंट सर। करो तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो ये इसकी 6 प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट की। ओके सर। कॉम्प्लीमेंट की एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस प्रॉपर्टी है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। ओके। ये क्या होता है कि अगर आपको ए यूनियन बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दिया तो ये इसके बराबर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये कोई ऐसे ऊपर ऊपर की बात नहीं है। आप क्या करो, कोई सेट मान लो, आपने जैसे ए सेट मान लिया 1 2 और बी सेट मान लिया 2 3, तो इनको वेरीफाई भी कर सकते हो आप बड़े आराम से। ठीक है भाई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को वेरीफाई करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डी मॉर्गन्स लॉ में यस सर। 2 प्रॉपर्टी लिखी जाती है। एक तो अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करना हो तो क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है भाई, डिसजॉइंट हो गया आपका, ये सब हो गया। अब इसमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है, उसको सोल्व करने के लिए बस एक दो फॉर्मूला है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसी आती है कि मान लो 2000 लोगों पे सर्वे हुआ, ठीक है, उसमें से ओके सर। हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग वो 50 हैं। हमने उनको, सर वेन डायग्राम। हाँ जी, वेन डायग्राम वाले। अच्छा ओके सर। ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले वो 60 हैं, और दोनों को पढ़ने वाले यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी को पढ़ने वाले वो मान लो 20 हैं। ठीक है, तो 20। यस इस सर। टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप पे जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, उनको कैसे सोल्व करेंगे उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बड़े इजीली। ओके सर। अच्छा, एक इसमें 3 वाला भी है। अगर ए बी सी 3 इवेंट आपको दे रखे हैं, जैसे कई बार क्वेश्चन आएंगे कि कुछ लोग चाय पसंद करते हैं, कुछ कॉफी पसंद करते हैं, कुछ कुछ और पसंद करते हैं, ग्रीन टी वगैरह, तो इसमें आ जाएगा एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू एन ए एन बी एन सी प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, और एन ए इंटरसेक्शन बी एन बी इंटरसेक्शन सी और एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये इसका फॉर्मूला है। क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ आ जाएगा ओके कि सर। ये सारी चीजें कितनी यूजफुल है। आपको क्या करना है, एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना, मैं सेंड कर दूंगा ये। ठीक है भाई, और नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बुक का ओके। अरेंजमेंट आप यस। कर लेना। ठीक है भाई, क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए। चलो फिर आज के लिए इतना ही। ओके सर। थैंक यू सर।